इस सवाल में हमसे कहा गया है कि यहाँ उल्टे हाथ पर नीचे डब्बे में C2H4 की लुईस इलेक्ट्रॉन डॉट डायग्राम मौजूद है। फिर कहा गया है कि नीचे दाएं जाने वाले खाने में C2H5OH या एथेनॉल की डायग्राम है। तो इनके तमाम इलेक्ट्रॉन पेयर्स बनाकर मुकम्मल करें। तो जैसा कि उन्होंने कहा कि ये यहाँ पर ये ईथीन की लुईस इलेक्ट्रॉन डॉट डायग्राम मौजूद है और वो चाहते हैं कि हम एथेनॉल के तमाम इलेक्ट्रॉन पेयर्स बनाकर इसकी डायग्राम को मुकम्मल करें। हम इसे इस तरीके से भी बना सकते हैं कि जिसमें हम देख सकें कि कौन सा इलेक्ट्रॉन किस एटम से आ रहा है। लेकिन सवाल में हमसे ऐसा करने को नहीं कहा गया। मैं यहाँ नीले रंग में हाइड्रोजन से मिलने वाले इलेक्ट्रॉन्स बना रही हूँ। लिहाजा हर हाइड्रोजन के बारे में आप सोच सकते हैं कि हर एक हाइड्रोजन हर पेयर में एक इलेक्ट्रॉन का हिस्सा डाल रहा है और यही चीज दरअसल यहाँ कोवेलेंट बॉन्ड बना रही है। फर्ज करें कि ये हाइड्रोजन इस वाले इलेक्ट्रॉन के जरिए अपना हिस्सा डाल रहा है, फिर ये हाइड्रोजन ये वाला इलेक्ट्रॉन दे सकता है, ये हाइड्रोजन ये वाला इलेक्ट्रॉन दे सकता है, ये हाइड्रोजन ये वाला इलेक्ट्रॉन दे सकता है, ये हाइड्रोजन ये वाला इलेक्ट्रॉन दे सकता है और ये हाइड्रोजन ये वाला इलेक्ट्रॉन दे सकता है। अब आगे देखते हैं। चलिए कार्बन के बारे में सोचते हैं। अच्छा, तो हर कार्बन के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि कोवेलेंट बॉन्ड बनाने में अपना हिस्सा डाल सकते हैं। तो यहाँ मौजूद इस कार्बन के पास ये 1, 2, 3 और फिर ये 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। फिर ये कार्बन ये भी ये 1, 2, 3 और 4 इलेक्ट्रॉन्स का हिस्सा डाल सकता है। फिर अब हम ऑक्सीजन के बारे में सोचेंगे। ऑक्सीजन थोड़ा सा दिलचस्प है। इसके पास 2 लोन पेयर्स होते हैं, तो इसका एक ही जोड़ा होगा। तो इसके पास ये एक लोन पेयर होगा, ये दूसरा लोन पेयर। फिर ये इस लोन पेयर को एक इलेक्ट्रॉन देकर और इस पेयर को एक इलेक्ट्रॉन देकर ये वाला बॉन्ड बना देगा। लिहाजा ये हर एक लोन पेयर कोवेलेंट बॉन्ड को जाहिर कर रहा है। मैंने यहाँ तमाम इलेक्ट्रॉन पेयर्स बना दिए हैं। अब मैं सिर्फ ई हिस्से के बारे में सोचूंगी। तो इसमें पूछा गया है कि एथेनॉल मॉलिक्यूल में कार्बन ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड एंगल की अप्रोक्सीमेट यानी कि तकरीबन वैल्यू क्या होती है। वो दरअसल एथेनॉल में बॉन्ड एंगल के बारे में जानना चाहते हैं। आपके पास ऑक्सीजन है जो कि हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है, C2H5। C2H5। फिर वो हमसे जानना चाहते हैं कि इसका बॉन्ड एंगल क्या होगा। यहाँ अहम बात यह है कि जब भी आप इन बॉन्ड्स को ऑक्सीजन के साथ बनाते हैं तो ये तकरीबन टेट्राहीड्रल शक्ल में होता है। क्यों? चूंकि ऑक्सीजन के पास ये 2 लोन पेयर्स होते हैं, तो ये 2 लोन पेयर्स दूसरे हिस्सों को बना रहे हैं। मेरे ख्याल से आप इसे यूं भी कह सकते हैं कि ये टेट्राहीड्रल शक्ल के पॉइंट्स बना रहे हैं। इसी तरह अगर हम यहाँ मौजूद पानी के मॉलिक्यूल के बारे में बात करें तो हम यहाँ एक इलेक्ट्रॉन पेयर बना सकते हैं और फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन पेयर पीछे मौजूद होगा। दरअसल मैं इसे इस तरह से भी बना सकती हूँ। देखें, मैं इसे इस तरह भी बना सकती हूँ। अगर पानी के बारे में बात करें तो इसमें मैं एक हाइड्रोजन इस तरह से बाहर निकलता हुआ बना सकती हूँ। फिर मैं दूसरे हाइड्रोजन को इस तरह अंदर जाता हुआ भी बना सकती हूँ। फिर एक इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ होगा और एक इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ होगा। मेरे ख्याल में यहाँ मौजूद पानी का ये बॉन्ड एंगल आमतौर पर जानने के लिए थोड़ा मुफीद है। आप एक नज़र डालकर ये कह सकती हैं कि ये तो 100 डिग्री से थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है और हकीकत भी यही है कि ये तकरीबन 100.45 डिग्री जितना ही है। ये असल में एक बहुत अच्छी टेट्राहीड्रल शक्ल भी नहीं है। इसकी शक्ल थोड़ी ख़राब भी हो जाती है क्योंकि इलेक्ट्रॉन के ये लोन पेयर्स एक दूसरे को पीछे हटा रहे होते हैं या धक्का दे रहे होते हैं या रिपेल कर रहे होते हैं और इससे ये दोनों एक दूसरे के थोड़ा करीब आ जाते हैं। अगर आपके पास खालिस टेट्राहीड्रल शक्ल है तो इसमें आपके पास इसके बीच का कुछ होता है। ठीक है, इसे भी बना देते हैं। अगर आपके पास इस तरह की खालिस टेट्राहीड्रल शक्ल होती तो इसमें यूं कुछ बाहर निकल रहा होगा, फिर आपके पास इस तरह कुछ अंदर की तरफ जा रहा होगा और फिर आपके पास इस तरह की 2 चीजें होंगी।
टेट्राहीड्रॉन के बारे में सोचने का ये एक तरीका है। इसके बारे में सोचने के और भी बहुत से तरीके हैं। खैर, तो फिर इन सबके दरमियान बॉन्ड एंगल की बात करें तो मेरा अंदाजा है कि आप यूँ कह सकते हैं कि सिमेट्रिक टेट्रा या फिर एक नॉन डिस्टॉर्टेड टेट्राहीड्रल शक्ल में 109.5 डिग्री बॉन्ड एंगल होता है। और ये चीज़ इस सवाल के लिए भी एक माकूल हद तक मुफीद है। लिहाजा अगर मैं टेट्राहीड्रॉन बनाऊं और अगर ये ट्रांसपेरेंट हो तो आपके पास ये एक मॉलिक्यूल होगा या फिर आपके पास बीच में एक एटम होगा और फिर आपके पास चार बॉन्ड्स होंगे। ये देखें, एक, दो, तीन और चार। मैं इन्हें चार बॉन्ड्स या फिर चार लोन पेयर्स भी कह सकती हूँ। खैर, फिर यहाँ ये बॉन्ड एंगल तकरीबन 109.5 डिग्री है, इसलिए ये टेट्राहीड्रल होगा। हमारे पास ये लोन पेयर्स हैं जो कि एक दूसरे को थोड़ा सा पीछे हटा रहे हैं, ये रिपेल कर रहे हैं, लिहाजा इसके करीब करीब ही इसका बॉन्ड एंगल होगा। तो मैं अब यूँ कह सकती हूँ कि इसका बॉन्ड एंगल 104 और 110 डिग्री के दरमियान में कुछ होगा। मुझे नहीं मालूम कि 104 होगा या 110 होगा, लेकिन ये इसी के दरमियान ही होगा। मैं इसमें मजीद तफसील में जाने की कोशिश नहीं करूंगी, चूंकि सवाल में हमसे सिर्फ यही पूछा गया था कि हम अंदाजा लगाकर बताएं कि बॉन्ड एंगल क्या होता है। लिहाजा आप इसकी इस तरह रेंज बनाकर भी ऐसे सवालों का जवाब दे सकते हैं।